हाय दोस्तों, क्या आप फ्लिपकार्ट पे ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट करना चाहते हो या फ्लिपकार्ट पे अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हो और कंफ्यूज्ड हो? बहुत सारे वीडियोस आप देख लिए हो फ्लिपकार्ट सेलर रजिस्ट्रेशन के ऊपर, लेकिन आपको ये नहीं पता चल रहा है कि स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना चाहिए। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको क्या क्या करना है। एक स्ट्रक्चर देने वाली हूँ आपको फ्लिपकार्ट सेलर रजिस्ट्रेशन से लेके रिटर्न मैनेजमेंट तक। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होंगे। मैं हूं ममिता और स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल जायका सेलर ज्ञान पे। दोस्तों, आप किसी भी मार्केट प्लेस पे जब ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट करने के बारे में सोचोगे तो आपको उस मार्केट प्लेस की पॉलिसीज और गाइडलाइंस को पहले चेक करना होगा। पहले आप जान लो उस मार्केट प्लेस की क्या क्या गाइडलाइंस है, रूल्स और रेगुलेशंस है जो आपको फॉलो करना है। जैसे कि फ्लिपकार्ट एक कस्टमर सेंट्रिक मार्केट प्लेस है, तो आपको भी उसी तरह सोचना है और बनना है, तभी आप सक्सेसफुल बन सकते हो। फ्लिपकार्ट की विजन है कि डिलाइटफुल कस्टमर एक्सपीरियंस, यानी कि कस्टमर को कैसे आप खुश कर सको। तो ये है फ्लिपकार्ट की विजन और फ्लिपकार्ट की मिशन है अब हर विश होगी पूरी, यानी कि कस्टमर जो भी विश करेंगे वो पूरी होनी चाहिए। तो आपको भी फ्लिपकार्ट के विजन और मिशन के साथ जुड़ना होगा एक सक्सेसफुल सेलर बनने के लिए, अपना बिजनेस को ग्रो करने के लिए। दोस्तों, अभी जो मैं आपको स्टेप्स बताने जा रही हूँ वो आपको कोई नहीं बताता है, कहीं पे लिखा भी नहीं है। तो आप कहीं पे बैठ जाओ, पेन और पेपर ले लो और नोट कर लो। तो पहला जो 2 स्टेप होगा वो होगा प्री रजिस्ट्रेशन, यानी कि फ्लिपकार्ट पे सेलर रजिस्ट्रेशन करने से पहले का ये 2 स्टेप है। ठीक है। स्टेप नंबर 1 जो प्री रजिस्ट्रेशन स्टेप ही है कि आपको अपनी बिजनेस के लिए जब आप ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट कर रहे हो तो आपको एक वैलिड फोन नंबर और वैलिड ईमेल आईडी चाहिए। मेरा सजेशन ये है कि आप नया ईमेल आईडी और नया फोन नंबर ले लो अपनी ऑनलाइन बिजनेस के लिए। अब वो एग्जैक्टली क्यों मैं बता रही हूँ, इसके लिए आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, मैं आपको जरूर बताऊंगी, पब्लिकली मैं नहीं बता सकती हूँ। स्टेप नंबर 2 ये भी प्री रजिस्ट्रेशन स्टेप है। आपको कुछ डॉक्यूमेंट रेडी करना है। तो सबसे पहले आपको रेडी करना है जीएसटी ऑनलाइन सेलिंग के लिए। तो बहुत लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि क्या जीएसटी जरूरी है या नहीं है ऑनलाइन सेलिंग के लिए। तो मैं आपको बता दूं, कुछ कैटेगरी छोड़ के, बहुत लिमिटेड कैटेगरी छोड़ के आपको हर कैटेगरी के लिए जीएसटी देना ही पड़ेगा फ्रॉम डे 1, नहीं तो आप रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो ऑनलाइन सेलिंग के लिए जीएसटी मस्ट है, मैंडेटरी है। अब और क्या चाहिए आपको पैन कार्ड चाहिए। आप अगर प्रोप्राइटर हो तो अपने नाम का पैन कार्ड चलेगा। अगर आपका बिजनेस पैन कार्ड है तो आपको बिजनेस पैन कार्ड सबमिट करना है। इसके बाद आपको चाहिए कैंसिल चेक, जो कि आपकी बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए चाहिए होगा। और यहाँ पे मैं बता दूं, आप सेविंग अकाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन करंट अकाउंट ही एडवाइजेबल है जब आप ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट कर रहे हो। मतलब किसी भी बिजनेस के लिए करंट अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेविंग अकाउंट से। आपको एक व्हाइट पेपर पे साइन करके अपलोड भी करना होता है, सबमिट करना होता है फ्लिपकार्ट के पोर्टल पे। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आपको रजिस्ट्रेशन करने से पहले रेडी रखना है। और स्टेप नंबर 3 जो है फ्लिपकार्ट सेलर रजिस्ट्रेशन। तो जब आप फ्लिपकार्ट पे सेलर रजिस्टर करते हो तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड भी करना होता है फ्लिपकार्ट की पोर्टल पे। तो ध्यान आपको ये रखना है कि फ्लिपकार्ट पोर्टल पे जब आप अपलोड कर रहे हो अपना डॉक्यूमेंट्स, तो वो कलर प्रिंट आउट या फिर कलर होना चाहिए, ओरिजिनल फोटोग्राफ होना चाहिए। मतलब आप अपनी मोबाइल से फोटो खींच के भी अपना डॉक्यूमेंट का अपलोड कर सकते हो पोर्टल पे, लेकिन आपको जेरोक्स नहीं देना है। कुछ लोग ऐसा करते हैं, अपना डॉक्यूमेंट्स का जेरोक्स कॉपी अपलोड कर देते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है। आपको कलर देना है, ना कि जेरोक्स या ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी। एक मैं यहाँ पे आपको टिप भी देना चाहूंगी, जब आप फ्लिपकार्ट पे सेलर अकाउंट रजिस्टर करते हो तो फ्लिपकार्ट आपके बैंक अकाउंट पे एक अमाउंट भेजता है विद इन 24 आवर्स, जो आपको चेक करना होता है आपकी स्टेटमेंट पे। और एग्जैक्ट अमाउंट जो फ्लिपकार्ट से आपको रिसीव हुआ है वही अमाउंट आपको अपनी अकाउंट पे आके, अपनी पोर्टल पे आके सबमिट करना होता है, तभी आपका बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है, जब आप सेलर अकाउंट रजिस्टर कर रहे हो फ्लिपकार्ट पे तो आपको अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद चेक करना होगा कि आपका बैंक अकाउंट में फ्लिपकार्ट की तरफ से कोई
अमाउंट आया है कि नहीं, फिर वो अमाउंट सबमिट करना है, वेरीफाई करना है और साथ में ये भी चेक करना है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, सारा जो डॉक्यूमेंट है वो पास हो गया है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि अकाउंट क्यों एक्टिव नहीं हो रहा है, प्रोडक्ट लिस्टिंग करने के बाद भी प्रोडक्ट विजिबल नहीं हो रहा है। तो इसका रीज़न होता है आपका डॉक्यूमेंट आप जो सबमिट किए हो उसमें कुछ आपने इंफॉर्मेशन या तो फिल नहीं किए हैं या तो फिर कोई फेल हो गया है, कोई डॉक्यूमेंट फेल हो गया है जो आपको चेक करना होता है। तो हमेशा अपनी अकाउंट को चेक करते रहिए। अगर आपको डिटेल में इसके ऊपर वीडियो चाहिए कि सेलर अकाउंट रजिस्ट्रेशन आप कैसे करोगे फ्लिपकार्ट पे, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। नेक्स्ट है स्टेप नंबर 4, फ्लिपकार्ट सेलर अप्रूवल। तो फ्लिपकार्ट पे सेलर रजिस्ट्रेशन करते ही आप प्रोडक्ट लिस्टिंग नहीं कर सकते हो, उसके पहले आपको अप्रूवल चाहिए होता है। तो फ्लिपकार्ट पे आपको अप्रूवल लेने के लिए कुछ कैटेगरीज जो रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज है उसमें आपको अप्रूवल जल्दी नहीं मिलता है, उसमें पहले ऑडिट होता है, जैसे कि फूड आइटम्स हो गया, ग्रोसरी हो गया। इसके लिए आपको वही FSSAI लाइसेंस के साथ साथ आपको आपके अकाउंट में आपकी प्रोडक्ट जो आप सेल करना चाहते हो वो प्रोडक्ट पे ऑडिट होता है, फिजिकली वेरीफाई होता है, उसके बाद ही आप सेल करना स्टार्ट कर सकते हो। जो रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी नहीं है, बाकी दूसरे कैटेगरीज में आपको पहले ब्रांड अप्रूवल लेना पड़ता है। हाँ, पर यहाँ पे एक कंडीशन है कि अगर आप ऐसा ब्रांड लेके आ रहे हो जो यूनिक है, मतलब कि फ्लिपकार्ट पे पहले से अवेलेबल नहीं है, और आप ऐसे कैटेगरीज पे सेल करना चाह रहे हो जो रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी नहीं है, तो इन 2 केसेस में आप डे 1 से ही प्रोडक्ट लिस्टिंग स्टार्ट करके अपना सेलिंग स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों 77% हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो हमारी वीडियोस को व्यू तो करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो जल्दी से आप सब्सक्राइब करो, फटाफट सब्सक्राइब करो, ये बिल्कुल फ्री है, आपको इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लगता है। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलो। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब कुछ कैटेगरीज भी फ्लिपकार्ट पे ऐसा कैटेगरी है जैसे मोबाइल एक्सेसरीज और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी, जिसमें कि आपको ट्रेडमार्क मैंडेटरी हो गया है। अगर कोई भी ब्रांड नेम पे आप सेल करना चाह रहे हो, भले ही वो नॉन ब्रांडेड आइटम हो या फिर आपका ही प्रोडक्ट हो, आप प्राइवेट लेवल पे सेल करना चाह रहे हो, तो आपको ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होना चाहिए। ट्रेडमार्क से ही आप ब्रांड अप्रूवल ले सकते हो फ्लिपकार्ट से। और अगर आप ब्रांडेड आइटम सेल करना चाहोगे तो फिर ब्रांड के लिए आपको ऑथराइजेशन लेटर या फिर इनवॉइस कॉपी सबमिट करना होगा। और इसके अलावा अगर आप प्राइवेट लेवल पे अपना ब्रांड अप्रूवल चाहते हो तो फिर इसके लिए आपको ट्रेडमार्क भी आप सबमिट कर सकते हो फ्लिपकार्ट पे। इसके बाद है स्टेप नंबर 5 जो है फ्लिपकार्ट की प्रोडक्ट लिस्टिंग। अब फ्लिपकार्ट पे ब्रांड अप्रूवल्स मिलने के बाद आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग करना है, और प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए आपको कई ऑप्शन मिलता है, जैसे कि सिंगल लिस्टिंग जिसमें कि आप 1 by 1 प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो, और बल्क लिस्टिंग जिसे कि आप एक्सेल शीट के माध्यम से आप एक साथ बहुत सारे प्रोडक्ट्स को, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को आप लिस्ट कर सकते हो, या फिर आप एग्जिस्टिंग सेलर के प्रोडक्ट्स पे भी आप लैच ऑन कर सकते हो। यानी कि आप जो मैपिंग आप जो जानते हो वही फ्लिपकार्ट पे लैच आप कर सकते हो। तो ये तीनों प्रकार से आप अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हो। अब सिंगल लिस्टिंग और बल्क लिस्टिंग में जो भी सबमिट करोगे, जो भी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आप सबमिट करोगे, वो पहले QC प्रोसेस के अंदर से जाएगा, फिर उसके बाद ही एक्टिव हो सकता है। तो इसका मतलब यही है कि फ्लिपकार्ट की तरफ से एक QC टीम रहता है जो आपकी प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन को पहले चेक करते हैं और उसके बाद ही वो फिर अप्रूव करते हैं, और फिर उसके बाद अप्रूवल मिलने के बाद फिर आपको अपनी प्रोडक्ट की प्राइस और बाकी जो इंफॉर्मेशन है वो भरना पड़ता है, और फिर जाके प्रोडक्ट एक्टिव होता है। तो प्रोडक्ट लिस्टिंग के ऊपर अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, तो मैं सिंगल लिस्टिंग और बल्क लिस्टिंग के ऊपर डिटेल में मैं आपको वीडियो बना दूंगी। यहाँ पे आप ध्यान दो, फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट टाइटल आप डिसाइड नहीं कर सकते हो। आप अपनी प्रोडक्ट की जो भी इंफॉर्मेशन आप सबमिट करोगे उसके बाद फ्लिपकार्ट की जो सिस्टम है वो ही एक प्रोडक्ट टाइटल डिसाइड करते हैं, और फिर आपकी प्रोडक्ट टाइटल उस तरीके से आपको शो करता है। तो आप अपने मुताबिक टाइटल वहाँ पे नहीं दे सकते हो, कहीं पे भी इसका ऑप्शन ही नहीं है टाइटल डालने का, ना शीट में ना फिर आप सिंगल लिस्टिंग जब कर रहे हो उस पर भी आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको इनकेस फ्लिपकार्ट पे अपना प्रोडक्ट टाइटल पसंद नहीं आ रहा है, आप
आपको वो अच्छा नहीं लग रहा है, आपकी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग वो अप्रोप्रिएट नहीं है, तो फिर आप फ्लिपकार्ट की सेलर सपोर्ट को कांटेक्ट करके अपनी प्रोडक्ट की टाइटल चेंज कर सकते हो। तो ये बहुत सेलर को नहीं पता है, स्पेशली न्यू सेलर को नहीं पता होता है कि अपना टाइटल, प्रोडक्ट की टाइटल जो है वो ऐसे ही एज इट इज रख देते हैं, भले उन्हें पसंद आए या ना आए। तो आपको अगर अपनी प्रोडक्ट टाइटल चेंज करना है तो आप फ्लिपकार्ट पे कर सकते हो, लेकिन वो लिस्टिंग होने के बाद ही होगा, उसके पहले नहीं होता है। लिस्टिंग होने के बाद फिर आपको अगर पसंद नहीं आया है अपनी प्रोडक्ट की टाइटल और आपको अगर लगता है वो अप्रोप्रिएट नहीं है तो आप सेलर सपोर्ट को कांटेक्ट कर सकते हो उसके लिए। इसके बाद है स्टेप नंबर 6, प्रोडक्ट की प्राइसिंग, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपकी प्रोडक्ट की प्राइस ही डिसाइड करता है कि आपको कितना ऑर्डर आएगा और आप कितने तेज़ी से आप ग्रो करोगे। तो प्रोडक्ट की प्राइस इतना इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए आपको फ्लिपकार्ट की फी स्ट्रक्चर डिटेल्स भी पता होना चाहिए। इसके लिए आपको जाना है seller.flipkart.com, जिसमें जाके आप फ्लिपकार्ट की फी स्ट्रक्चर पता कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रोडक्ट की प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात, प्रोडक्ट की प्राइस करते वक्त जब आप प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हो उसके बाद QC पास होने के बाद आपको प्रोडक्ट की MRP और सेलिंग प्राइस देना पड़ता है। उसके साथ साथ शिपिंग कॉस्ट भी आपको वहाँ पे ऐड करना होता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आप एक्स्ट्रा शिपिंग कॉस्ट नहीं डाल सकते हो। जो फ्लिपकार्ट से पहले से डिसाइड किया गया है वही शिपिंग कॉस्ट आपको डालना है, कुछ कैटेगरीज को छोड़ के। मैक्सिमम कैटेगरीज में ऐसा ही है, फ्लिपकार्ट का जो शिपिंग कॉस्ट है वही आपको डालना है, उससे ज़्यादा आप नहीं डाल सकते हो। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आपको शिपिंग कॉस्ट एक्स्ट्रा ऐड करना है तो आपके पास बस एक ही ऑप्शन बचता है, प्रोडक्ट की प्राइस में वो ऐड करना, जो हमेशा फिजिबल नहीं होता है। अगर आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट बहुत कम है और आपकी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस कम है तो उसमें बहुत आपको ध्यान से ऐसा आपको प्रोडक्ट प्राइस डिसाइड करना है कि आपको लॉस भी ना हो। तो इस तरीके से आपको अपनी प्रोडक्ट की प्राइस क्रिएट करना है। इसके बाद है स्टेप नंबर 7, ऑर्डर पैकिंग। तो जब आपको ऑर्डर आएगा तो आपको कैसे पैक करना है। आप अगर फ्रेजाइल आइटम्स सेल करते हो तो आपको उस तरीके से अच्छे से पैक करना है। तो इसके लिए आपको पैकिंग मटेरियल भी खरीद के रखना है। आप कोई भी प्रोडक्ट शिप करोगे तो आपको फ्लिपकार्ट की पैकिंग मटेरियल से पैक करके ही आपको शिप करना होगा। अंदर आप चाहे कोई भी मटेरियल डाल रहे हो, बाहर की जो जहाँ पे आप शिपिंग लेवल पेस्ट करोगे वो फ्लिपकार्ट की पैकिंग होनी चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आपको फ्लिपकार्ट के लिए ग्रीन पैकिंग मटेरियल भी परचेस करके रखना है। प्रोडक्ट शिप करोगे तो वहाँ पे आपको ग्रीन पैकिंग मटेरियल से पैक करके ही अपनी प्रोडक्ट को भेजना होता है। इसके बाद है स्टेप नंबर 8, जो हर न्यू सेलर का क्वेश्चन रहता है कि अपनी सेल को इंक्रीज कैसे करें, कैसे ग्रो करें फ्लिपकार्ट पे। तो इसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है, तो आप पहले वो देख लो कि कैसे आपको ग्रो करना है, कैसे स्ट्रैटेजीज आप फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे मैं थोड़ा सा सिंपली आपको बता देती हूँ। फ्लिपकार्ट पे सेलर अकाउंट को डिवाइड किया गया है टीयर में, ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड और डायमंड टीयर। तो आप जब स्टार्ट करते हो अपना ऑनलाइन सेलिंग फ्लिपकार्ट पे तो आप ब्रोंज से स्टार्ट करते हो। फिर जैसे जैसे आपका ऑर्डर ग्रो होता है, आपका रेटिंग रिव्यू ग्रो होता है, फिर उसके बाद आप सिल्वर, गोल्ड और डायमंड तक पहुंचते हो, जिसका अलग अलग फ़ायदा भी है। बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी आपको मिलता है, अकाउंट मैनेजर मिलता है, आपको विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा मिलता है कि आपको ऑर्डर विजिबिलिटी मिलेगा तो ऑब्वियसली ऑर्डर भी ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पे आप ब्रोंज से जितना जल्दी हो सके गोल्ड पे जाओगे, ऐसा वीडियोस बहुत सारा यूट्यूब में देखने को मिलता है। लेकिन ध्यान देने वाली ये बात है कि ये तो करना ही चाहिए। ये स्टेप जब ब्रोंज से आप गोल्ड सिल्वर पे जाओगे, तब गोल्ड पे जाओगे, डायमंड पे जाओगे, तो ऑब्वियसली आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगा, आपकी प्रोडक्ट की और भी ऑर्डर आएंगे, आप ग्रो करोगे अपनी बिजनेस को। लेकिन इसका एक प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना पड़ता है, आपको स्ट्रैटेजीज फॉलो करना होता है। आपको अपना ब्रांड बिल्ड करने में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कस्टमर एक्विजिशन में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को कम करके लॉस में बेच के जितना जल्दी हो सके गोल्ड पे पहुंच जाए, सिल्वर पे पहुंच जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिजनेस कभी भी लॉस में नहीं रन करना चाहिए। ये नहीं होता। बिजनेस का मतलब ही है कि प्रॉफिट। उसमें अगर आप लॉस करोगे तो आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, सीधी बात है। तो आप अगर बिजनेस को लॉस में रन करोगे तो लॉन्ग टर्म में कभी भी आप सस्टेन नहीं कर पाओगे।
आपको सक्सेसफुली फ्लिपकार्ट पे एक सेलर बनना है, ग्रो करना है, अपना बिजनेस तेजी के साथ ग्रो करना चाहते हो, तो जैसा मैंने कहा कि फ्लिपकार्ट की गाइडलाइंस को फॉलो करो। फ्लिपकार्ट की अकाउंट परफॉर्मेंस, आपका डैशबोर्ड पे अकाउंट परफॉर्मेंस आप ठीक रखो, तो आराम से आप इजीली पहुंच सकते हो। अपने टारगेट को सेट करो कि मुझे गोल पे पहुंचना है और ऐसे स्ट्रैटेजीज को फॉलो करो, तो आप आराम से पहुंच सकते हो, बहुत जल्द पहुंच सकते हो, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। तो आपका फोकस ये होना चाहिए अपनी ब्रांड को बिल्ड करना, कस्टमर एक्विजिशन करना, रेटिंग रिव्यूज पे ध्यान देना, ताकि आप तेजी के साथ ग्रो कर सको, एक सस्टेनेबल बिजनेस बना सको फ्लिपकार्ट पे। स्टेप नंबर 9, ऑर्डर डिलीवरी और पेमेंट। यानी कि फ्लिपकार्ट पे आप ऑर्डर डिलीवरी कैसे करोगे अपनी कस्टमर को, और पेमेंट कब तक मिलेगा। तो फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर डिलीवरी करने के लिए फ्लिपकार्ट की ओन लॉजिस्टिक कंपनी है ई-कार्ट, और ई-कार्ट के माध्यम से आप अपनी प्रोडक्ट्स को इंडिया में कहीं पे भी भेज सकते हो। आपका जब भी ऑर्डर आएगा, ई-कार्ट वाले आएंगे, आपकी प्रोडक्ट को पिक करेंगे और फिर आपकी कस्टमर तक पहुंचाएंगे। तो ये होता है फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर डिलीवरी। यहाँ पे सेल्फ शिप का भी ऑप्शन अभी इनेबल किए हैं फ्लिपकार्ट, जो पहले नहीं था। तो सेल्फ शिप के लिए अगर आप ऐसा ऑप्शन देख रहे हो कि अगर आपका फर्नीचर है या फिर बेड, मैट्रेस वगैरह आप सेल करते हो, जो हेवी आइटम्स है, अगर इसके लिए आप सेल्फ शिप ऑप्ट करना चाहते हो, अपनी वेयरहाउस से आप प्रोडक्ट भेजना चाहते हो अपनी कस्टमर को, तो इसके लिए आपको स्पेशली फ्लिपकार्ट की कस्टमर सेलर सपोर्ट को कांटेक्ट करना पड़ता है और अप्रूवल लेना पड़ता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको फ्लिपकार्ट पे RTD ब्रीच कभी नहीं करना चाहिए, यानी कि रेडी टू डिस्पैच ब्रीच। न्यू सेलर हमेशा ये गलती करते हैं, वो लिस्टिंग करते वक्त जो भी अपना SLA देते हैं, यानी कि डिस्पैच करने का टाइम या डेट 1 दिन या 2 दिन डालते हैं, वो उस डेट को फॉलो नहीं करते हैं और आपकी अकाउंट में इसमें RTD ब्रीच आ जाता है, यानी कि रेडी टू डिस्पैच आप नहीं कर पाते हो टाइम रहते। हर न्यू सेलर का यही सवाल होता है, क्यों मैं ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ या पा रही हूँ, या मेरे को ऑर्डर क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन हमेशा देखा गया है कि आपका अकाउंट परफॉर्मेंस सही नहीं रहता है, आप गाइडलाइंस के मुताबिक नहीं चलते हो, तो आपकी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी भी बहुत कम हो जाती है और इस वजह से आपको ऑर्डर रिसीव नहीं होता, आप ग्रो नहीं कर पाते हो। इसके बाद आता है पेमेंट। पेमेंट कब आपको रिसीव होगा, वो जनरली आपको 15 दिन के अंदर ही पेमेंट रिसीव हो जाता है आपके बैंक अकाउंट में, जो बैंक अकाउंट आप सबमिट करोगे फ्लिपकार्ट पे सेलर रजिस्ट्रेशन करते वक्त। और नेक्स्ट स्टेप है ऑर्डर रिटर्न मैनेजमेंट। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ई-कॉमर्स का एक पार्ट होता है रिटर्न्स। आप कोई भी कैटेगरी पकड़ लो जो ऑब्वियसली नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में नहीं आता है, ऐसी कैटेगरीज, और जो मैक्सिमम कैटेगरीज रिटर्नेबल कैटेगरी होता है। तो ऐसे में अगर आप प्रोडक्ट सेल करोगे तो उसमें रिटर्न आएगा ही आएगा। तो रिटर्न एक पार्ट है ई-कॉमर्स का, ये आपको लेके चलना है। तो आपको क्या करना है, रिटर्न जनरली 15 to 20% आता ही है, तो आपको भी अपनी प्रोडक्ट की प्राइस कैलकुलेट करते वक्त, प्रोडक्ट की प्राइस में जो आप एक्सपेंस जोड़ते हो, उसमें रिटर्न में जो आपका फीस या जो आपका लॉस होता है, उसका भी एक परसेंटेज प्रोडक्ट की प्राइस में डालना चाहिए। इस तरीके से आप प्रोडक्ट की प्राइस करोगे कैलकुलेट करके, तो फिर आपको लॉस कभी भी नहीं होगा। और क्या कर सकते हो, और यहाँ पे एक ऑप्शन फ्लिपकार्ट की तरफ से भी है, SPF क्लेम, जो होता है सेलर प्रोटेक्शन फंड। इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत आप क्लेम कर सकते हो जब आपको गलत प्रोडक्ट रिसीव हो रहा है रिटर्न में, या फिर डैमेज आइटम रिसीव हो रहा है, तो आप क्लेम भी कर सकते हो फ्लिपकार्ट पे, वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। लेकिन आप खुद से क्या करोगे, क्लेम का तो ऑप्शन पहले आता है कि आप क्लेम कर दोगे, लेकिन खुद से क्या करोगे जिसके आपको नेक्स्ट टाइम ऑर्डर में रिटर्न्स आपका कम आए। तो आपको अपनी प्रोडक्ट पे भी ध्यान देना है कि आप किस तरीके से पैक कर रहे हो। अगर डैमेज आइटम आपको रिसीव हो रहा है बार बार, तो आपको इवैल्यूएट करना है कि आपके प्रोडक्ट की पैकिंग सही हो रहा है। ऐसी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, ऐसे भेज रहे हो जो ट्रांजिट में हो सकता है कि डैमेज हो रहा है, इसलिए आपको रिटर्न में डैमेज प्रोडक्ट बार बार रिसीव हो रहा है, तो ये सब इवैल्यूएट करना पड़ता है। तो आपको हमेशा अपनी प्रोडक्ट के साथ, अपनी जब भी आप ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट कर रहे हो, अपनी अकाउंट के साथ हमेशा आपको जुड़े रहना है और चेक करते रहना है कि क्यों रिटर्न आ रहा है, आप किस तरीके से आप उसे करेक्ट कर सकते हो।
प्रोडक्ट लिस्टिंग के बाद दोस्तों फ्लिपकार्ट पे अगर आपको ग्रो करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं, मैं 10 स्टेप्स बताई हूँ। इसके लिए आप ये वीडियो ज़रूर एक बार देख लो। और दोस्तों रिटर्न को कैसे मैनेज करेंगे फ्लिपकार्ट पर, इसके ऊपर भी मेरा एक वीडियो है, वो भी आप चाहे तो देख सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका समय शुभ रहे।